परी का जादुई फ्रॉक और बिंदी। एक गांव में हरीलाल नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी बेटी सुनीता के साथ रहता था और अपनी पहली पत्नी के देहांत के बाद उसने बिमला नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन बिमला एक बहुत ही घटिया और लालची किस्म की औरत थी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम रोहिणी था। और रोहिणी भी एक बहुत ही लालची और कामचोर किस्म की लड़की थी। उसे घर का कोई भी काम करना पसंद नहीं था, वह बस दिन भर आराम फरमाया करती थी। ऐसे ही एक दिन हरीलाल अपनी बेटी सुनीता से कहता है, मेरी बच्ची, तू दिन रात सारा घर का अकेले काम करती है और मेरा ख्याल भी रखती है, लेकिन फिर भी तुझसे इस घर में कोई प्यार नहीं करता। पता नहीं मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, कैसे तुम अकेले इन जालिमों के बीच रह पाओगी। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको कभी कुछ नहीं होगा, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। सच में मेरी बच्ची, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो उस औरत से शादी कर ली। मुझे गांव वालों की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली हो। पिताजी, आप चिंता मत करिए, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम सब मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। सुनीता की इस आस पर जैसे मानो पानी फिर जाता है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद एक हादसे में हरीलाल की मृत्यु हो जाती है और अपने पिता के जाने के बाद सुनीता बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। और इसी वजह से बिमला उस पर पहले से और भी ज्यादा अत्याचार करने लगती है। वह उससे घर का सारा काम करवाया करती है और खाने के लिए उसे भरपेट खाना तक नहीं देती है। और घर का सारा काम करने के बाद सुनीता अपने पिता की तरह ही जंगल में लकड़ियां काटने जाया करती है। और अब जंगल के पेड़ पौधे ही उसके दोस्त बन गए थे और वह घंटों वहीं बैठकर उनसे बातें किया करती थी और पक्षियों को दाना डाला करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। तभी एक दिन बिमला अपनी बेटी रोहिणी से कहती है, अरे बेटी रोहिणी, ये तुम क्या दिन भर बस सोती रहती हो? जरा एक दिन तुम इस सुनीता के पीछे जंगल जाकर देखो तो सही, ये आखिर उस जंगल में करती क्या है? क्योंकि वहाँ से आकर ये हमेशा इतनी खुश लगती है, फिर चाहे इसे जितना भी काम करवा लो, इसके चेहरे पर थोड़ी सी भी सिकन तक नहीं पड़ती, बल्कि इसकी खूबसूरती तो दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। अरे माँ, आप क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो आकर? अरे, आपका सारा काम हो रहा है ना, तो फिर क्या चाहिए आपको? होने दो ना, खुश खुश हो रही है तो। और ऐसे ही एक दिन सुनीता जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रही होती है। उसी समय वह देखती है कि रास्ते में एक बूढ़ी दादी बेहोश पड़ी होती है और उसका सारा सामान नीचे बिखरा होता है। अरे दादी माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? उठिए। इतना कहकर सुनीता उस बूढ़ी औरत के थैली में से उसकी पानी की बोतल निकालती है और उसके चेहरे पर पानी की कुछ छींटे मारती है और उन्हें पानी पिलाती है। अरे बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी मदद की। बताओ बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? दादी माँ, पहले तो आप उठिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। ऐसे ही चलते चलते सुनीता रास्ते में उस दादी को अपनी सारी परेशानी भी बता देती है। उसी समय अचानक से वो बूढ़ी दादी एक परी में बदल जाती है और कहती है, घबराओ मत सुनीता, मैं इस जंगल की परी हूँ और मैं तो तुम्हारी सिर्फ परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम पूरी तरह से पास हो गई हो, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी और साफ दिल की लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई फ्रॉक और बिंदी है। इस फ्रॉक को पहनते ही और इस बिंदी को लगाते ही तुम अपनी जो भी इच्छा हो इससे बोलोगी, ये फ्रॉक और बिंदी तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, कभी भी इस फ्रॉक और बिंदी को किसी लालची इंसान के हाथ मत लगने देना, वरना इसका अंजाम
बहुत बुरा होगा। उस परी का धन्यवाद करके सुनीता उस जादुई फ्रॉक और बिंदी को लेकर घर आ जाती है, जहाँ उसकी सौतेली माँ अपनी बेटी से कह रही होती है, अरे आज इतनी देर हो गई, पता नहीं ये मनहूस कहाँ मर गई। आने दो आज इसको, इसकी खैर नहीं। यहाँ भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं और इस महारानी की कहीं कोई खबर ही नहीं है। हे भगवान, आज तो मुझे लेट हो गया। अब तो माँ मुझे नहीं छोड़ेगी। अब मैं क्या करूँ? उसी समय अचानक से सुनीता को परी का दिया हुआ जादुई फ्रॉक और बिंदी के बारे में याद आता है और वो कहती है, हे मेरे जादुई फ्रॉक और बिंदी, तुम जल्दी से मेरे घर में गर्मा गर्म खाना बनाकर तैयार कर दो। सुनीता के इतना कहते ही रसोई में गर्मा गर्म खाना अपने आप तैयार हो जाता है। उसी समय उसकी सौतेली माँ वहाँ आकर कहती है, अरे सुनीता, तू कब आई और तूने इतनी जल्दी इतना स्वादिष्ट खाना भी बनाकर रख दिया? नहीं माँ, मैं तो कब की आ गई हूँ। रुकिए माँ, मैं अभी आपके लिए खाना निकाल कर लाती हूँ। और इस तरह उस दिन के बाद से सुनीता की जिंदगी पहले से ज्यादा आसान हो गई थी, क्योंकि उसे जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वह उस जादुई फ्रॉक और बिंदी से मांग लेती थी। ऐसे ही एक दिन, रोहिणी बेटी, चलो आज हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं। वैसे भी शॉपिंग किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। माँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? अरे तेरा मरा हुआ बाप यहाँ पर पैसे छोड़ कर गया था क्या, जो तू शॉपिंग करने जाएगी, वो भी हमारे साथ? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर बिमला गर्मा गर्म चिमटा निकालकर सुनीता के हाथों पर लगा देती है और उसे घर के अंदर जाने के लिए कहती है। और अपनी सौतेली माँ के इस दुष्ट व्यवहार को देखकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाता है और वह कहती है, ठीक है माँ, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बस मैं अपना कुछ सामान यहाँ से ले लूँ। अरे तेरा यहाँ पर कौन सा सामान है जो तुझे लेना है? अरे माँ, ले जाने दो ना इसे अपना कबाड़ खाना। वैसे भी इसके कबाड़े के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। जाओ ले लो। उसी समय सुनीता अपने माता पिता की तस्वीर लेकर उस जादुई फ्रॉक और बिंदी को लगाकर कहती है, हे मेरे जादुई फ्रॉक और बिंदी, तुम मेरे लिए इस घर की तरह ही एक सुंदर सा घर बना दो। सुनीता के इतना कहते ही उसके घर के बगल में ही उसका एक बहुत ही सुंदर घर बन जाता है और सुनीता उस घर में खुशी खुशी रहने के लिए चली जाती है। यह देखकर उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन बहुत ही हैरान होती है और उस दिन के बाद से सुनीता अपनी जिंदगी सुकून से जीने लगती है और अब उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती और उसे जब भी किसी भी चीज की जरूरत होती तो वह उस जादुई फ्रॉक और बिंदी से मांग लेती और दिन रात उसी जंगल में अपना समय बिताती और गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद भी किया करती थी, जिस वजह से गांव के सभी लोग सुनीता को बहुत प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन, मुझे लगता है इसके पास जरूर कुछ ऐसा है जिससे ये पूरे गांव में इतनी मशहूर हो रही है। मुझे तो पता लगाना ही होगा। उस दिन ऐसे ही रात के समय जब सुनीता अपनी जादुई फ्रॉक और बिंदी को निकाल कर रख रही होती है, उसी समय बिमला सुनीता के घर के पीछे वाली खिड़की से ये सब देख लेती है और वह गुस्से में अपने घर जाती है और अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटी, तुझे नहीं पता उस सुनीता की बच्ची के पास एक जादुई फ्रॉक और बिंदी है जिससे वो दिन ब दिन इतनी मशहूर हो रही है, इसलिए हमें किसी भी तरह से उसकी वो जादुई फ्रॉक और बिंदी चुरानी होगी। और इस तरह अगले दिन सुनीता के घर के बाहर जाने के बाद दोनों माँ बेटी चोरी से सुनीता के घर में घुस जाते हैं और उसकी जादुई फ्रॉक और बिंदी को चुराकर अपने घर ले आती है। बिमला उस बिंदी को अपने माथे पर लगा लेती है और उसकी बेटी रोहिणी उस जादुई फ्रॉक को पहन लेती है। उस बिंदी और फ्रॉक के पहनते ही दोनों माँ बेटी का पूरा शरीर जलने लगता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसी समय उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सुनीता वहाँ पर आती है और कहती है, माँ, देख लिया ना आपने अपने लालच का फल।
आपने मेरी जादुई फ्रॉक और बिंदी चुराकर उसे इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन देख लिया ना आपके साथ क्या हुआ। बेटी मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं करूंगी। लेकिन अभी तो मुझे इस जलन से बचा ले, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। बेटी बेटी मुझे माफ कर दे। हाँ सुनीता दीदी, मुझे भी माफ कर दो, प्लीज बचा लो हमें, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, प्लीज दीदी। उसी समय सुनीता हाथ जोड़कर उस जादुई फ्रॉक और बिंदी से प्रार्थना करती है, जिसके बाद वो जादुई फ्रॉक और बिंदी अपने आप निकलकर सुनीता के हाथ में आ जाता है और बिमला और रोहिणी का शरीर पहले की तरह ठीक हो जाता है। और उस दिन के बाद से बिमला सुनीता को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करने लगती है और ऐसे ही वे लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। काली वर्सेस गोरी बहू। एक समय की बात है, जौनपुर गांव में सुरेश और महेश नाम के दो भाई रहते थे और दोनों ही एक अच्छे परिवार के थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और उन लोगों का व्यवहार भी एक दूसरे से एकदम अलग था। क्योंकि महेश दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरा था और इसी की वजह से महेश के अंदर बहुत ज्यादा घमंड था। वहीं सुरेश का रंग थोड़ा काला था, लेकिन वो दिल का बहुत ही साफ और एक अच्छा इंसान था और दोनों ही अपनी माँ सुमित्रा से बहुत प्यार किया करते थे। और अब दोनों की ही उम्र शादी के लायक हो गई थी, इसलिए सुमित्रा एक दिन उनकी शादी करने के बारे में सोचती है और वो उन लोगों से इस बारे में बात करती है। सुरेश, महेश, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए और मैंने तुम दोनों के लिए लड़कियां भी ढूंढ ली है। लेकिन माँ, मुझे तो मेरी जैसी ही खूबसूरत और गोरे रंग की लड़की चाहिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने इतने खूबसूरत बेटे के लिए तो एक सुंदर सी लड़की ही लाऊंगी। माँ, आपको जैसा ठीक लगे, क्योंकि आप जिससे भी कहेंगी मैं उसी से शादी कर लूँगा। अच्छा माँ, मुझे अभी देर हो रही है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर सुरेश और महेश अपने अपने काम पर चले जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुमित्रा अपने दोनों बेटों की शादी करवा देती है और महेश की पत्नी उर्मिला दिखने में बहुत ही ज्यादा गोरी और खूबसूरत थी और वो एक अमीर घर की लड़की थी। वहीं सुरेश की पत्नी काजल दिखने में बहुत ही काली लेकिन संस्कारी लड़की थी, लेकिन सुमित्रा को भी अपनी गोरी और अमीर बहू बहुत पसंद थी, इसलिए वो उर्मिला से बहुत ही अच्छे और प्यार से बात किया करती थी, लेकिन काजल से हमेशा नफरत भरे शब्दों में बात किया करती थी, क्योंकि वो काली और एक गरीब घर की लड़की थी। ऐसी ही एक दिन उर्मिला अपनी देवरानी काजल से कहती है, सुनो काजल, मैं अपना फेशियल करवाने पार्लर जा रही हूँ, तो घर का सारा काम तुम अकेली ही कर लेना, क्योंकि मैं ये घर के काम करके अपनी खूबसूरती खराब नहीं करना चाहती और तुम तो काली हो, इसलिए तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं अपनी स्किन को खराब नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं दीदी, आप पार्लर जाओ, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। इतना कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है और बेचारी काजल घर का सारा काम करने लग जाती है। उसी समय सुमित्रा उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे काजल बहू, इतनी देर हो गई, आज हमें खाना मिलेगा भी कि नहीं, या भूखा ही रहना पड़ेगा? नहीं माँ जी, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर काजल सबके लिए खाना लेकर आती है और जैसे ही सुमित्रा खाना अपने मुंह में डालती है तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, ये कैसा खाना बनाया है तूने, मेरा तो पूरा मुंह ही खराब हो गया इसे खाकर। पर माँ जी क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे ऐसे नहीं बोलूं तो कैसे बोलूं, खाने में तूने कितना नमक और मिर्च भर रखा है। अरे ऐसा खाना तो हम कुत्तों को भी नहीं खिलाते हैं, इसलिए खाना उठा और ले जाकर कुत्तों को खिला दे। जब से आई है तू तो हमारे घर के अनाज का सत्यानाश ही कर रखा है। सुमित्रा के तानों को सुनकर काजल आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है और दोबारा से खाना बनाकर सुमित्रा के लिए ले आती है और उसके बाद घर का सारा काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। और जब शाम को सुरेश घर आता है तो वो काजल को इस तरह उदास देखकर उससे कहता है, अरे काजल, क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों लग रही हो?
कुछ नहीं जी, बस वो मम्मी पापा की याद आ रही थी। अरे तो इसमें उदास होने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें उनकी इतनी ही याद आ रही है तो तुम एक बार उनसे मिलने चली जाओ। लेकिन अगर मैं मम्मी पापा के पास चली गई तो यहाँ घर का काम कौन करेगा? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, भाभी है ना, वो कुछ दिनों के लिए संभाल लेंगी। जहाँ सुरेश और काजल एक दूसरे से इस बारे में बात कर रही होती हैं, वहीं उर्मिला चुपके से उन लोगों की सारी बातें सुन लेती है और घर में आकर हंगामा कर देती है और चिल्लाते हुए सबको बुलाती है। माँ जी, महेश जी, कहाँ है आप सब? जल्दी यहाँ आइए, अब बस बहुत हो गया, अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती। उर्मिला की आवाज सुनकर सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। उसी समय सुमित्रा उससे कहती है, अरे उर्मिला बहू, क्या हुआ? तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो? देखो ना माँ जी, आपके छोटे बेटे अपनी पत्नी को मायके भेजने का प्लान कर रहे हैं और मुझे यहाँ घर में नौकरानी बनाकर काम करवाने की सोच रहे हैं। क्या मुझे इस घर में नौकर बनाकर लाया गया है क्या? अरे भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बस देवर जी, बहुत बोल लिया आपने। और महेश जी, आप भी सुन लीजिए, मैं इस घर में और नहीं रुक सकती, इसलिए मुझे अभी इस घर से जाना है। अरे मेरी प्यारी बहू, ऐसा मत कहो तुम। और इसका क्या है, ये तो है ही गरीब घर की, और जब से आई है मेरे भोले भाले बेटे को अपने आगे पीछे घुमा रही है। और इस तरह घर में जंग छिड़ जाती है और सुमित्रा जैसे तैसे करके उर्मिला को जाने से रोक लेती है और उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे सुमित्रा और उर्मिला का अत्याचार काजल पर बढ़ता ही जा रहा था। काजल को घर का सारा काम करने के बाद भी सुमित्रा और उर्मिला के ताने सुनने पड़ते थे। और धीरे धीरे ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और इसी बीच सुमित्रा की दोनों बहुएं गर्भवती हो जाती है। और ऐसे ही एक दिन जब सुमित्रा सब्जियां लेने बाजार जा रही होती है, उसी बीच रास्ते में उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सुमित्रा का एक पैर हमेशा के लिए फ्रैक्चर हो जाता है और इस वजह से सुमित्रा अब चल फिर भी नहीं सकती थी। और ऐसे ही एक दिन सुमित्रा को रात में बहुत तेज प्यास लगती है और वो अपनी बहू उर्मिला को आवाज लगाती है, अरे उर्मिला बहू, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर तो आना, बहुत तेज प्यास लग रही है। अरे इस बुढ़िया को तो रात में भी चैन नहीं है, जब देखो तब कुछ न कुछ मांगती ही रहती है। पता नहीं काजल तेरा ये अत्याचार कैसे सह लेती है। अगर उसकी जगह मैं होती ना तो कब का तुझे जहर देकर मार दिया होता। उर्मिला के मुँह से ये सब बातें सुनकर उर्मिला को बहुत बड़ा झटका लगता है। और वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा की आवाज सुनकर काजल फटाफट से उसके लिए पानी लेकर आती है और सुमित्रा को पानी पिलाती है। और काजल अपनी इस हालत में भी उसकी इतनी सेवा कर रही होती है और ये देखकर सुमित्रा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो रोते हुए काजल से कहती है, काजल बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने हमेशा तुझे तेरे रंग की वजह से इतना कुछ सुनाया, लेकिन मैंने तेरे रंग की वजह से कभी तेरे मन की सुंदरता को देखने की कोशिश ही नहीं की। पर आज मुझे समझ में आ चुका है कि ऊपरी सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता मायने रखती है। इसलिए बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर देना। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी माँ समान हो और माँ बच्चों के आगे हाथ नहीं जोड़ा करती, बल्कि उन्हें आशीर्वाद दिया करती है। और आपका आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ है, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। और इस तरह काजल अपनी सास को माफ कर देती है और उस दिन के बाद से दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगती है। और ये सब देखकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। और उस दिन के बाद से उस घर में वो तीनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सिंड्रेला के आंसू और खूबसूरत लंबे बाल। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर के एक छोटे से गांव में विनय नाम का एक लड़का रहता था और विनय बहुत ही अच्छा और होशियार लड़का था। तभी एक दिन विनय ने अपने सपने में एक सुंदर सी राजकुमारी को देखा जिसके खूबसूरत और लंबे बाल, और वो राजकुमारी नदी के किनारे बैठकर रो रही होती है और राजकुमारी की आंखों से आंसू की जगह हीरे गिर रहे थे। और विनय जैसे ही उसके पास जाने वाला था, वैसे ही उसकी नींद टूट जाती है और वो उठ जाता है
अच्छा, तो ये एक सपना था, लेकिन वो राजकुमारी कितनी खूबसूरत थी। लेकिन वो कौन थी और वो इस तरह रो क्यों रही थी? चलो कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी एक सपना था। चलो अब मैं उठ जाता हूँ। तभी उसी सुबह विनय घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ जाता है और उसे तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है जो अपने हाथ में बहुत सारी सब्जियां उठाकर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। तभी ये देखकर विनय को उस पर दया आ जाती है और वो उसके पास जाकर बोलता है, दादी जी, ये सामान तो बहुत भारी है, तो आप इसे अकेले लेकर कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, इसे उठाकर ले जाना तो मेरा रोज का ही काम है। हम लोग बहुत गरीब हैं और हम इसी जंगल में रहकर अपना किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कहीं और जाने का या और कुछ काम करने का कोई साधन नहीं है। अरे दादी जी, आप परेशान मत होइए, आप मेरे घोड़े पर बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। तभी इस तरह विनय ने उस बूढ़ी औरत को अपने घोड़े पर बैठाकर उसको उसके घर तक छोड़ दिया कि तभी विनय ने देखा कि उस बूढ़ी औरत के घर में एक खूबसूरत बालों वाली बदसूरत लड़की चिड़िया को दाना डाल रही होती है। तभी उस लड़की ने दादी को देखते हुए कहा, दादी माँ आइए, आज तो आप बहुत थक गई होंगी ना? नहीं बेटा, आज तो मैं बिल्कुल नहीं थकी, क्योंकि इस नौजवान ने आज मेरी बहुत मदद की और मेरा सामान भी यही लेकर आया है। ये एक बहुत अच्छा इंसान है और मुझे इससे मिलकर बहुत खुशी हुई। हेलो मैम, मेरा नाम विनय है और आप इनकी तुम इसे मैम मत कहो, क्योंकि ये तुमसे बहुत छोटी है। ये सुनकर विनय हंसने लग जाता है और तभी उसे अपने सपने वाली लड़की याद आ जाती है। तभी वो उसके बारे में जानने के लिए दादी से बात करता है। दादी जी, क्या आपने जंगल में किसी खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की को देखा है जो बहुत ही खूबसूरत है? नहीं बेटा, मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी जो मेरी पोती से ज्यादा खूबसूरत हो। अरे बेटी, तुम घर के अंदर जाओ, वरना ये नौजवान तुम्हारी खूबसूरती को देखकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। ये सुनकर उसकी बदसूरत पोती हंसते हुए घर के अंदर चली जाती है और विनय उस दादी के इस तरह के मजाक से बहुत ज्यादा हैरान था। तभी दादी विनय को देखकर हंसती है और उसे एक बॉक्स देती है। बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए हमारे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये बॉक्स दे रही हूँ और इस बॉक्स में हीरे हैं और तुम इसे ले जाकर टोक्यो के राजा रानी को दे देना और वो इसे देखकर तुम्हें बहुत सारे इनाम देंगे। तभी विनय उस दादी से बॉक्स लेकर चल देता है और लगातार सफर में चलते रहने के बाद विनय टोक्यो साम्राज्य में पहुंच जाता है और तभी विनय वो बॉक्स ले जाकर टोक्यो साम्राज्य के राजा रानी को दे देता है और राजा ने जब वो बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे हीरे थे। तभी बॉक्स में इतने सारे हीरे देखकर राजा रानी हैरान हो जाते हैं। शायद ये भगवान की ही कृपा है जो हमें आज हमारी बेटी का पता लग गया, क्योंकि ये हमारी बेटी सिंड्रेला के ही आंसू हैं। आज से 5 साल पहले मेरी बेटी टोक्यो के एक मेले में खो गई थी और आज मेरी बेटी की खबर मुझे मिल ही गई। बेटा, तुम यहाँ बैठो और मुझे सारी बात सच सच बताओ, ये तुम्हें कहाँ से मिला? तभी विनय ने राजा रानी को सारी घटना के बारे में बताया और ये भी बताया कि उसे ये हीरो का बॉक्स भी उस दादी माँ ने ही दिया है। लेकिन उन दादी की तो एक ही पोती है जो दिखने में बहुत ही बदसूरत है, वो आपकी बेटी सिंड्रेला कैसे हो सकती है? लेकिन बेटा, ये आंसू मेरी बेटी सिंड्रेला के ही है, क्योंकि उसे वरदान मिला है कि वो जब भी रोएगी तो उसकी आंखों से आंसू की जगह हीरे निकलेंगे। और हमने अपनी बेटी को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली, इसलिए प्लीज तुम मुझे बताओ कि ये हीरे तुम्हें कहाँ से मिले? महारानी, मुझे ये हीरो का बॉक्स उन दादी ने दिया है, लेकिन वहाँ पर राजकुमारी सिंड्रेला जैसी कोई भी लड़की नहीं थी। लेकिन बेटा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आंसू मेरी बेटी सिंड्रेला की ही है, इसलिए तुम प्लीज हमें वहाँ पर लेकर चलो। जी महारानी, क्यों नहीं, आप लोग चलिए मेरे साथ। तभी विनय राजा रानी को उस दादी के घर ले जाने लगता है, लेकिन रास्ता बहुत ही लंबा और घने जंगलों से भरा हुआ था, इसलिए वो रास्ता भटक जाता है और बहुत दूर तक चलने के बाद वो लोग थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं
कि तभी विनय को उन चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। महाराज, आप लोग मेरा यहीं पर इंतजार कीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तभी विनय उन चिड़ियों की आवाज का पीछा करता है और जाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है और देखता है कि उस दादी की पोती चिड़िया के साथ खेल रही होती है। और तभी वो चारों तरफ देखने लग जाती है और जब उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखता तब वो अपना रूप बदलती है और वो बदसूरत लड़की से बदलकर एक खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की में बदल जाती है जो पूरे जंगल में चांद की तरह चमक रही थी। और विनय उसकी इस सुंदरता को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत होती है और वो वही लड़की होती है जिसे विनय ने उस दिन अपने सपने में देखा था। और उसे देखकर विनय उसकी खूबसूरती में खो जाता है और तभी वो लड़की वहीं पर बैठे बैठे जोर जोर से रोने लग जाती है। माँ, पिताजी। तभी विनय देखता है कि उस लड़की के आंसुओं से वही हीरे गिर रहे होते हैं जो उस दादी ने उसे दिए थे। आंसू से हीरे गिराने वाली लड़की? अच्छा, तो यही राजकुमारी सिंड्रेला है। तभी कुछ अचानक से आवाज आती है और तभी राजकुमारी सिंड्रेला को लगता है कि उसे कोई देख रहा है। तो तभी वो अपना रूप बदल लेती है और अपने घर की तरफ भागने लगती है। और तभी विनय भी उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और सिंड्रेला वहाँ से भाग जाती है। और घर आकर सिंड्रेला दादी माँ को सब कुछ बताती है। और तभी दादी मुस्कुराते हुए कहती है, इसका मतलब अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। कोई तुम्हें लेने आ रहा है, इसलिए अब तुम अंदर जाओ और अपना ये रूप बदलकर अपने माता पिता के आने का इंतजार करो। तभी ये सुनकर सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके माता पिता उसे लेने के लिए आ रहे थे। और तभी वहाँ विनय ने भी राजा रानी को सारी घटना के बारे में बताता है। इसका मतलब वो खूबसूरत बालों वाली लड़की ही हमारी बेटी सिंड्रेला है। तभी विनय राजा रानी को लेकर उस दादी के घर पहुंच गया। तभी दादी उन लोगों का स्वागत करती है और कहती है, 5 साल पहले मुझे सिंड्रेला एक दुष्ट जादूगरनी के पास मिली थी और तब से वो मेरे साथ ही रह रही है। और सिंड्रेला मेरे हर एक काम में मेरी मदद करती है और वो मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। और वो बहुत ही अच्छी और दयालु लड़की है और वो आप सबको भी बहुत याद करती है। इसलिए सिंड्रेला आप लोगों से मिलकर बहुत खुश होगी। सिंड्रेला बेटी, बाहर आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। तभी सिंड्रेला अपने खूबसूरत रूप में बाहर आती है। तभी राजा और रानी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और रानी उसे अपने गले से लगा लेती है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम हम सबको छोड़कर कहाँ चली गई थी? वो तो शुक्र है भगवान का जो तुम हमें फिर से मिल गई। हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था। माँ, वो तो मेरी खुशकिस्मती है जो मुझे जंगल में दादी माँ मिली, जिन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मेरी बेटी की इतनी मदद की। इसलिए आपको जो भी कुछ चाहिए मैं आपको जरूर दूंगा। तभी वो दादी मुस्कुराती है और एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। दरअसल मुझे एक श्राप मिला था जिसकी वजह से मैं एक बूढ़ी औरत बन गई थी, लेकिन आज मैंने एक बिछड़े हुए बच्चे को उसके माता पिता से मिला दिया, जिससे कि मेरा ये श्राप टूट गया और मैं फिर से परी में बदल गई। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सिंड्रेला एक बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की है। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी राजकुमारी सिंड्रेला मुस्कुराते हुए विनय के पास जाती है और उससे बोलती है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने भी मुझे मेरे माता पिता से मिलवाया। इसलिए मुझे बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। दरअसल आप वही लड़की हो जो मुझे मेरे सपनों में दिखती हो और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। तभी राजकुमारी सिंड्रेला मुस्कुराते हुए विनय को हाँ कर देती है और फिर बड़े ही धूमधाम से विनय और सिंड्रेला की शादी हो जाती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।